चलो आवाज आ रही है, चेक कर लो। हाँ सर। ओके ओके, तो सम अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जनरली काफी सारे स्टूडेंट यहाँ क्या कर देते कब पता है, ओके, घबरा जाते हैं कि भाई ये 1 2 का मीनिंग क्या है, 3 4 क्या है, कैसे करेंगे सम। वेरिएबल भी यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 आए, तो काफी बार क्या कर लेते, कंफ्यूजन हो जाते। तो कॉमन लॉजिक है, फोर्स कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, समझ लो। फोर्स ऐसे लगाया, तो फोर्स ऐसे लगे, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, पता चला अब आपको। एक्स भी है और वाई कंपोनेंट भी है, एक्स भी है और वाई कंपोनेंट भी है, ये एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ऐसे हुआ, तो एक्स एक्स में भी गया और वाई में भी गया। पता चला ना अब क्या समझाना चाहता हूँ। 1 2 का मीनिंग क्या हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट लीनियर ही नहीं है, ओके, वो क्या है, मोशन इन अ प्लेन। याद करो, मोशन इन अ प्लेन वेरिएबल है, एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है। अभी तक जो भी सम थे उसमें क्या था, आपने फोर्स लगाया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ। क्लियर है? यस सर। श्योर। अब समझ लो, इन केस यदि ऐसा होता, ये सम f इज इक्वल टू खाली एक्स स्क्वायर दिया होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 दिया होता, तो क्या करोगे? सर लिमिट में 1 और 3 ले। कॉमन लॉजिक, खाली लिमिट में 1 एंड 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऑब्जेक्ट को यदि हम एक्स ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें जो डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेना होता है। याद करो वर्क की डेफिनेशन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। यदि आप एक्स स्क्वायर दिया हुआ, यानी कि आपको खाली लिमिट यही लेनी है, तो आप डायरेक्टली वही सम हो गया आगे वाला 3x वाला। यदि यहाँ आपको इसकी जगह कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा दे तो सम में कोई चेंजेस नहीं है, ध्यान रखो, सम यही का यही है, बस खाली कंफ्यूजन करने के लिए आपको ये दिया होता है। क्योंकि यहाँ एक्स ही एक्सिस में फोर्स लग रहा है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक्स एक्सिस का होगा। बोलो क्लियर है सभी को? हाँ पक्का? यस सर। ओके चलो, तो यहाँ आपको दिया तो दोनों डायरेक्शन का है, तो आपको दोनों कर लेना पड़ेगा वर्क। तो वर्क में दो डायरेक्शन होगी, एक तो एक्स डायरेक्शन में वर्क होगा और वाई डायरेक्शन में वर्क होगा। आप ऐसे अलग अलग करो तो थोड़ा इजी रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। डीवाई। एक्स के लिए ये एक्स होता है, पता है ना सभी को, ना पता चलो तो मैं यहाँ लिख दू 1 एंड 2, तो आर वन एक्स और आर वन वाई, और 3 एंड 4 क्या है, R2x और R2y। ओके, ना पता चलो तो ऐसे समझ लो, ये पहला होता है वो ऑलवेज x होता है, सेकंड वाला y होता है। तो x से तो एक 1 से 3 पे गया x डायरेक्शन में, और y में कहां से गया 2 से 4। बोलो समझ में आ रहा है? थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ू, अदरवाइज ये RX1 डिटेल में जाओ। ओके गुड, चलो मैं जिस समझाने के लिए आपको बताया हुआ है, राइट, ध्यान रखना। ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, चलो अब एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर लगा दो। एफ ऑफ वाई 2y लगा दो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से। एक्स क्यूब अपॉन 3 1 से 3, 2y का 2y स्क्वायर अपॉन 2 2y स्क्वायर अपॉन 2, अपॉन तो 2 फाइनली y स्क्वायर ही बचेगा, y स्क्वायर 2 से 4 1/3 कॉमन, 3 का क्यूब माइनस, अभी मैं एक काम करता हूँ, ये एक स्टेप भले बढ़ जाएगा लेकिन आपको एकदम क्लियर हो जाए। चलो एक बार x की जगह 3 लगा दो, एक बार y की जगह 4 लगा दो। अब पता चला जो आपका जो कंफ्यूजन था कि यदि समझ लो 2 नहीं होता तो क्या होता, यदि यहाँ 0 नहीं होता तो क्या करते, तो माइनस करके वो वैल्यू डालते। फॉर्मूला तो यही है, पहले ऊपर वाली वैल्यू डालो, बाद में नीचे वाली वैल्यू डालो, माइनस करके ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। ओके, तो 1/3, 3 का क्यूब 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 27 6,
4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12। उसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर, समझ में आया सभी को? इधर ऑलमोस्ट नियर अबाउट 20.66 जूल आ रहा है। और भूल से यदि पैम्पलेट में न्यूटन कभी भी कहीं भी मैंने डाल दिया हो तो आप ध्यान रखना, ओके, जूल कर देना चेंज करके। बोलो क्लियर, कोई डाउट इसमें? क्या डाउट है बोलो? સર આમાં એટલે બાકી બધામાં છે ને પાયથાગોરસ યુઝ કરતા હતા, આમાં કેમ નહીં કરે એમ ખાલી? क्या पाइथागोरस यूज करता था आपने? એટલે રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો ને કોમ્પોનન્ટ આપેલા હોય તો રિઝલ્ટન્ટ એ રીતે ના થાય ને, અહીંયા વેરિયેબલ છે બેટા, कोई फिक्स वैल्यू नहीं ने, આપણે इंटीग्रेशन ज करो। फॉर्मूला ये है f into dx। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए यूज किया था मैंने, भाई ऐसे फोर्स लगता है, वो ऐसे डायरेक्शन लगता है। ओके, ये आपका रिजल्टन ही मिला। चाहो तो इन दोनों का आप करो तो आपका यही आंसर आएगा। ये wx है और ये wy है, ट्राई करना। ओके क्लियर भाई? हाँ चलो एक अच्छा सा हमें ग्राफ वाला वो देख लेते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक का ही है, नया कोई नहीं है। वुमन पुट्स अ ट्रंक ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म व्हिच हैज अ रफ सरफेस, शी अप्लाइड द फोर्स। वैसे मैंने ये भूल से कॉपी पेस्ट कर दिया है, लेकिन आपकी एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो ध्यान रखना। पहला तो आपको ग्राफ बनाना है। मैंने यहाँ नीचे इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कोई, मुझे पता है, लेकिन आप काफी बार ड्रॉ करते हो कि ऐसा ही बना लो, तो भी ऐसा हो सकता है। ओके, बाद में नीचे कर लेना एक्स्ट्रा। अब क्या है, यहाँ सी अप्लाइड द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। समझ लो मैंने यहाँ 100 न्यूटन फोर्स लगाया। और द डिस्टेंस 10, कहाँ तक? 10 डिस्टेंस तक। तो ऐसे हुआ। नाउ देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड। प्रोग्रेसिवली टायर्ड यानी कि धीरे धीरे टायर्ड हो रही है। कब तक? 50 न्यूटन उसका फोर्स। यहाँ समझ लो उसका 50 न्यूटन है, तो यहाँ तक वो टायर होगी। लेकिन कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो नहीं दिया है, 20 मीटर। तो यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है द टोटल डिस्टेंस थ्रू व्हिच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड। टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट हुआ था 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर तक, तो उसने कांस्टेंट फोर्स लगाया 100 न्यूटन। बाद में उसका फोर्स 100 न्यूटन से 90 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ और बाद में 50 हुआ। तब तक उसने डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों? 20 मीटर। बोलो ग्राफ में कोई डाउट है? नो सर। पक्का? नो। अब यहाँ ग्राफ प्लॉटिंग करना है फोर्स। एक मिनट, फोर्स वर्सेस क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो हमने वुमेन का लिया, वुमेन का लिया। फ्रिक्शनल फोर्स का कहाँ लेंगे बताओ? जैसे कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम यहाँ यूज कर रहे हैं हम, लेकिन ये जो पता है कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आंसर लाने के लिए यानी कि फ्रिक्शनल की डायरेक्शन अपोजिट डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस हिसाब से होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ कि ना? और वो कितना लगता है बच्चों? ये वो कितना लगता है? 50 न्यूटन, यानी कि -50 न्यूटन लिख सकते हो। कब तक? तो कॉमन लॉजिक, जब तक वो इस ट्रेल की पटरी के ऊपर चलेगी यानी कि पुश करेगी तब तक लगेगा, तो 20 सेंटीमीटर तक लगेगा। तो ये आपका एरिया हुआ। अब इस एरिया में खास ध्यान रखो, ये जो भाग दिया हुआ है आपको वो फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये जो ऊपर वाला जो भाग है वो वुमेन के थ्रू लग रहा फोर्स है। यदि आपको वर्क फाइंड करने को पूछे, एफ वर्सेस एक्स के ग्राफ में मैंने एक चीज बताई थी, वर्क के लिए क्या करोगे? वर्क के लिए क्या करोगे? एरिया फाइंड करोगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? लॉजिकली जाऊं तो कॉमन सेंस है कि यहाँ मुझे फर्स्ट वुमेन के द्वारा जो वर्क हो रहा है, वर्क बाय वुमेन, उसके लिए एरिया क्या होगा? थोड़ा मैं इसको काम कर देता हूँ। वुमेन के लिए एरिया क्या होगा? वर्क बाय वुमेन।
कौन सा एरिया लगाना होगा? विमेन थ्रू कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर लग रहा है, ये वाला रेड वाला। ओके, विमेन थ्रू रेड वाला लग रहा है, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ दिस। अब ये एरिया कैसे निकालोगे? अभी इसके लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, ओके, एरिया के लिए, क्योंकि उसमें प्लॉटिंग ऑलरेडी समझाए हुए। तो ये एरिया निकालूंगा और ये एरिया निकालूंगा, A1 प्लस A2। A1 के लिए 100 इंटू 10 लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ कि ना? हाँ हाँ A2 के लिए तो ये क्या है? ट्रेपिजम से हाफ हाइट, हाइट कितनी है यहाँ? 10, यहाँ से यहाँ तक, हाफ इंटू हाइट इंटू दो पैरेलल साइड का सम। याद है ना ये भाई फॉर्मूला ट्रेपिजम्स का? हाँ एरिया का हाँ ट्रेपिजम सर। का हाफ इंटू हाइट इंटू दो पैरेलल साइड का सम। अब ये वैल्यू मीटर कितनी है? तो ये 50 है और ये 50, कितनी है? 100 है। 100, तो 50 150, 100, बस सॉल्व कर दो उसको। चलो 5 into 150, कितना आ रहा है? 750, 1750। 1750. 8000। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? नो सर। टेक्स्ट बुक में खाली कंपेयर कर लेना आंसर, कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं है ना? हेलो, हाँ हाँ. चलो सेकंड हम फाइंड करते हैं फ्रिक्शन थ्रू वर्क बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, तो उसके लिए एरिया कितना होगा? A3, ये वाला A3 डायरेक्टली निकाल 20 into सकते हैं 50. 50 इंटू, चाहे तो यहाँ 20. माइनस लिख सकते हो आप, 50 इंटू लिख सकते हैं, लिखना ही है। 50 इंटू टोटल कितना है? 20। ये 50 है ब्रेथ और लेंथ है 20 -1000। माइनस 1000, यानी कि ये जो वर्क है वो नेगेटिव वर्क है, यानी कि इस वर्क से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में। आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है, वर्क ऐसे लग रहा है। चलो कोई डाउट है इसमें? अच्छा सम था, मजा आया कि नहीं? हाँ. पक्का? हाँ चलो तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज के लेक्चर्स का जल्दी से फटाफट से। आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, वर्क बाय अ वेरिएबल फोर्स। ओके, कांस्टेंट फोर्स हो, ग्राफ देना हो तो एरिया निकाल सकते, लेकिन इस एरिया में कैसा इजी था, लेंथ इनटू ब्रेथ कर सकते थे। लेकिन यदि आपके लिए जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो तो उसके लिए एरिया निकालने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। क्या करेंगे? छोटे 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 ऐसे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो। यहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम होगा कि ये जो व्हाइट कलर का भाग देख रहे हो ना ऊपर, ये आपके लिए यहाँ क्या होगा? निगलेक्ट हो जाएगा। पता चला कि नहीं? हाँ. ओके, तो जब भी इंटीग्रेशन के हिसाब से आप आंसर निकालते हो तो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है कभी भी, वो नियर अबाउट आंसर मिलता है आपको। तो इंटीग्रेशन का डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया था, टोटल वर्क यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट, लिमिट लिया, इंटीग्रेशन किया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट फोर्स का फॉर्मूला, वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन। यदि डाउट हो तो खाली बताते रहे, अदरवाइज मैं फास्टली कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, एमसीक्यू तो इजी थे दोनों। न्यूमेरिकल्स में देख लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन किया। यहाँ लिमिट 0 से 5 थी तो डायरेक्टली 5 डाल दिया, लेकिन यहाँ जो लिमिट थी नेक्स्ट वाले सम में वो 2 से 6 थी, इसलिए हम क्या किया, बाद में 2 से 6 लिमिट डाली, एक बार 6 और एक बार 2। ओके, और एक अच्छा सम था ये वाला सॉरी ये वाला। ओके, यहाँ दो वेरिएबल दिया था एक्स और वाई, तो आपको एफ ऑफ एक्स अलग करना है, एफ ऑफ वाई का अलग करना है। एक्स के लिए एक्स का वेरिएबल सॉरी लिमिट्स, और वाई के लिए वाई की लिमिट्स। ओके, सेपरेटली उसको सोल्व कर दो, लिमिट पुट कर दो, आंसर निकाल दो। और लास्ट एग्जांपल है, आईएमपी एग्जांपल है। थोड़ा चैप्टर्स मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं जाऊंगा, सीक्वेंस चेंज करूंगा, क्योंकि जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर ही काम करूंगा। सीक्वेंस थोड़ा अच्छे से नहीं दिया तो मैं एसएलआर के जो सीक्वेंस है ना उसी हिसाब से जा रहा हूँ। ओके, तो ध्यान देना थोड़ा। आप यदि टेक्स्ट बुक में से रीड कर रहे हो तो अभी मत सोचना टेक्स्ट बुक में से रीड करने का, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत रहेगी। क्या डाउट है हर्ष? જ્યારે ફોર્સ ઘટે છે ને એ વાળો ગ્રાફ સમજો ને એકવાર સર।
जो ये क्या है कि यहां तक उसने 100 न्यूटन तक फोर्स लगाया, सी तक। आंखें बंद कर, तेरे सामने एक बड़ा सा डब्बा है, उसको बहुत दूर ले जाना है, समझ लो क्लासेस से आपको सुकन रसपान तक ले जाना है, सॉरी गंगोत्री सर्कल तक। आपने, आपके पास पहले जुस्सा था तो सेम फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, कहां तक? रसपान तक। अब बाद में जो फोर्स लगा उसमें आपका धीरे 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 थकने लगे तो आपका फोर्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो 10 सेंटीमीटर, जो 10 मीटर कांस्टेंट फोर्स से जो फटाफट डिस्प्लेसमेंट हुआ, उतने डिस्प्लेसमेंट करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे यहाँ टाइम के बारे में कुछ बात नहीं की है, लेकिन ऑफिशियली आप ऐसे सोच सकते हो। अब थकते गए, थोड़ा फोर्स कम लगते गए, धीरे धीरे एकदम उसको पहुंचाए और बाद में गंगोत्री में पहुंचा दिया। जो फोर्स आपको क्लासेस से आपको रसपान तक 10 मिनट में काम किया उसने, 100 न्यूटन फोर्स लगा के, लेकिन बाद में जो फोर्स लगेगा आपको वो फोर्स कम होगा। तो वो जो 10 मिनट में आप क्लासेस से रसपान पहुंच गए, उस रसपान से गंगोत्री सर पहुंचने के लिए आपको 15 या 20 मिनट लग सकती है, यानी कि आपने फोर्स कम कर दिया। तो फोर्स धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ओके, अब दूसरा यहाँ ये जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स रोड के थ्रू लगेगा, वो कौन सा होगा? नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो फिक्स ही है। आपको पता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स तो मैक्सिमम ही लगता है और वो कांस्टेंट होता है मैक्सिमम यूएसएन, तो वो लगता है -50 न्यूटन तक। कहां तक? तो 20 मीटर डिस्टेंस तक लगता है। बोलो क्लियर? ग्राफ, और ग्राफ से बाद में एरिया निकाल लिया। चलो, तो मैं यहाँ लेक्चर सेंड करूँ सारे स्टूडेंट्स को। कंपलसरी आज के लेक्चर्स में जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है वो कंपलसरी 1 टाइम प्रैक्टिस करके भेजना है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स भेज नहीं रहे मुझे होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में तो ही लूंगा, उस स्टूडेंट्स को ही मैं एंट्रल होने दूंगा जिसका मुझे होमवर्क मिला होगा। खास ध्यान रखना। ओके, चलो लेक्चर एंड करो अब यहाँ। हाँ बोलो સર મેથ્સ ની હાર્ડ કોપી ક્યારે દેવા આવવાની છે? હા સર, એ જ. મેથ્સ ને આજે 7 તમારે ટેસ્ટ કેટલા વાગે છે?